तक न्यूज चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको हल्का नारायणगढ़ की फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में सरकार की नीतियों के खिलाफ बरसे निस्प राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। कोई पैसा हमें इसका भुगतान नहीं हो रहा, जबकि कानून के अनुसार हमारा भुगतान कई गुना बनता है। जो सरकार ने निर्धारित किया 200 से 500 रुपये तक जो निर्धारित किया, वो सरकार ने बहुत कम राशि अपने आप निर्धारित की। जो कानूनन राशि अगर देखी जाए तो हमारी कम से कम 1500 से 2000 से भी अधिक बनती है। तो उसमें ये है कि जो सरकारी बच्चे पर जो खर्च आता है और जो स्कूल की फीस है, पीछे अगर लेस तो सरकार को भुगतान करनी है। दिल्ली में 1600 रुपये प्रति स्टूडेंट जो है भुगतान किया जा रहा है। तो हमारे जो स्कूल की अगर 2500 रुपये की फीस है तो उनका 2500 का राइट बनता है। लेकिन जो इन्होंने फिक्स की वो भी राशि 5, 6, 7 साल से सरकार ने नहीं दी। तो हम कह रहे सबसे पहले हमारा हक तो हमें दो, राहत को छोड़ो, अब उल्टा हमें डिफेंड किया जाता है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि हमें 134 का हमारा हक दिया जाए। कोई हमारा हक नहीं मांग रहे, कोई हम किसी से खराब नहीं मांग रहे, कोई दान नहीं मांग रहे। नंबर 2, 15 तारीख को स्कूलों को खोलने की बात आती है। शिक्षा देना हमारा काम है, हम शिक्षा के काम में प्राइवेट स्कूल कभी भी पहले पीछे नहीं है। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बाकी अभिभावक, हम भी अभिभावक है, दूसरे अभिभावकों के स्कूल में आते हैं। तो आज कोरोना के समय में सबसे बड़ा संकट शिक्षा के साथ सुरक्षा का भी एक मसला है कि बच्चों को सुरक्षित शिक्षा मिले। तो जो गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई जाएगी, हम उस गाइडलाइन का जितना संभव हमारे बस का होगा हम उसकी पालना करने की कोशिश करेंगे। उस गाइडलाइन में आर्थिक बोझ भी, और आपको सबको पता है कि प्राइवेट स्कूलों की खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है या बजट स्कूल है, उनकी जो फीस पिछले साल की, मैं तो कहता हूँ सरकार चलो आज कोर्ट भी फैसला दे रहा है कि आप जो है ट्यूशन फी ले सकते हैं, बस इसके पैसे नहीं ले आप ये ना लें। हमारे पिछले साल के जो एक ऑर्डर सरकार जारी कर दे कि जो पिछले साल की हमारी फीस रह रही है, उस समय तो कोरोना नहीं था, कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। सारे स्कूलों ने पूरा सेशन लगाकर 23 मार्च के करीब जो है ये स्कूल लॉकडाउन में थे, तो पूरा सेशन कंप्लीट किया हुआ था। 25 से 50% पिछले साल की लोगों की फीस नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल कितने बड़े आर्थिक संकट में हो गए। ग्रामीण जो स्कूल है उनके पास बसेस भी हैं, बसेस का इंश्योरेंस, बसेस के टैक्स, ये सारे बिजली के खर्चे जो हैं वो एवरेज लिए जा रहे हैं, एक्चुअल नहीं लिए जा रहे। और पिछले साल की फीस न आने से स्कूल वित्तीय संकट में घिरे हुए। तो इसलिए हमारी पहली मांग है कि 134 के हमारे जितने पैसे हैं वो दिए जाए, और अगर कानून के अनुसार दिए जाए तो हमें फिर और दूसरी शायद राहत की जरूरत भी ना पड़े। हमारे 5-6 साल के अकॉर्डिंग टू रूल दे दिए जाए जो लॉ कहता है, जो कोर्ट कहती है। और दूसरा जो मैंने आपको बात बताई कि स्कूल जब खुलेंगे तो सुरक्षा हम मापदंडों को पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारी सुरक्षा में, जैसे सरकारी स्कूलों में सुरक्षा में सरकार जिम्मेदारी उठा रही है। तो प्राइवेट स्कूल बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो सरकारी स्कूल में जाता है चाहे प्राइवेट स्कूल में, तो दोनों की सुरक्षा को समान रूप से मानते हुए स्कूलों को सैनिटाइज करने का काम हो। स्कूलों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, सरकार सरकारी स्कूल को भी सैनिटाइज करे, प्राइवेट स्कूल को भी सैनिटाइज करे। तो इस प्रकार के जो दूसरे खर्चे हैं उस पर सरकार बच्चों के नाम पे बच्चों की मदद करे, टीचर्स की मदद करे। कोरोना टेस्ट में टीचर्स के पैसे मांगे जा रहे हैं, तो बिल्कुल समान मानते हुए सरकारी स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को मानते हुए जो सुरक्षा के उपाय हैं दोनों को उपलब्ध करवाए जाए ताकि सुरक्षित शिक्षा हम बच्चों को दे सकें। तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि आप शुरू से देखते हो कि हमारे जो गांव में स्कूल हैं उनमें दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं। आज के समय में व्यक्तियों के पास समय भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे बसेस के द्वारा स्कूल में आते हैं। कल ही मैं प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री जी की देख रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा बड़ौदा हल्के में, जो कि वहाँ चुनाव है तो वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सारे नेता कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमने 48 साल में इतने जो कॉलेज महिलाओं के लिए नहीं खुले, वो हमने इस 5 साल में गर्ल्स एजुकेशन के लिए खोले। और दूसरी उन्होंने जब बात की तो मैं उनकी एजुकेशन की बात सुनूंगा अपने ध्यान से। दूसरी उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूलों में भी जो बालिकाएं आना चाहिए उनको घर घर से वाहन के थ्रू मुफ्त जो है स्कूल पहुंचाया जाएगा और स्कूल से घर छोड़ा जाएगा।
तो मैं आपके माध्यम से मैंने प्रेस नोट पे भी दिया है, क्या बच्चे यात्री होते हैं ये बताइए? जब वो स्कूल में जाते हैं वो शिक्षार्थी होते हैं, यात्री नहीं होते। वो कहीं यात्रा करने नहीं जा रहे, वो कोई मंसूरी नहीं जा रहे, वो कहीं शिमला नहीं जा रहे, वो कोई कश्मीर सैर करने नहीं जा रहे, वो शिक्षा हासिल करने आ रहे हैं। और वो शिक्षा हासिल करने बेटी अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाती है तो उसके लिए मुफ्त सुविधा का मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं ऐलान करूँगा, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करके हमारा नारा है। तो उनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बेटी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ तो उसके लिए उनका कौन सा नारा है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ तो मुख्यमंत्री जी का वो नारा खत्म हो जाता है कि नहीं भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का तो मैं पालन करूंगा। लेकिन अगर आप बेटी को प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो वो यात्री बन जाएगी, उसको यात्री टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो भेदभाव है ये तुरंत जो है शुरू से ही जेंडर बाइस का तो पूरे समाज में बातें आती रही कि भी लड़कियों के साथ जो है भेदभाव किया जाता रहा। लोगों ने समाज पे भी इल्ज़ाम लगाया कि लड़कियों को पढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब सरकार ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करके प्राइवेट स्कूल में आने वाली बच्चों से पैसेंजर टैक्स ले। मैंने कहा चलो ठीक है बेटों से आप ले लो, कम से कम प्राइवेट स्कूल में आने वाली लड़कियों का ही माफ़ कर दो। वैसे तो पैसेंजर टैक्स के नाम से शिक्षार्थी से टैक्स लेना ही गलत है, ये टर्म ही गलत है कि आप बच्चों को कहो कि ये जो है यात्री है। अब आपने देखा स्कूल चले हम बहुत नारा चला था सर्व शिक्षा अभियान में, स्कूल चले हम लोग रेड़े में भी जा रहे थे, यानी कि उसको प्रमोट किया जा रहा था। और यहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर बस पे आते हैं तो वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है या उनके माता पिता इस देश के नागरिक नहीं है? तो हमारी ये मांग है ये पैसेंजर टैक्स तुरंत प्रभाव से सरकार आप लोग इस आवाज़ को उठाए कि ये बच्चे पैसेंजर नहीं है, ये शिक्षार्थी हैं, इसको खत्म किया जाए। और अगर सरकार को कहीं पे फिर भेदभाव करना है तो कोई बात नहीं, जब वहाँ पर लड़कियों का माफ़ कर रहे हैं यहाँ बेटियों का ही माफ़ कर रहे हैं। फिर कहीं पर तो अपना वर्द हासिल शिक्षार्थियों पर रखें। तो ये तीन मांगे जो है हमें कोई दया नहीं चाहिए, कोई तरस नहीं चाहिए। यहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं लड़कियों का हक सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियों का हक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का हक नहीं है। हम मानने को तैयार हैं, हम सहर्ष मान लेंगे, हम अभिभावकों को भी कह देंगे नहीं भाई प्राइवेट स्कूल वालों के सरकार साथ नहीं देती, सरकार सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वालों के साथ है। और उनका नारा जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। तो इन तीन मांगों को लेकर हमारी आपसे है कि हमें हमारा हक दिलवाने के लिए आप हमारा साथ दें। हमें कोई दया कोई तरस नहीं चाहिए, हमें राइट चाहिए और इज्जत से सह सम्मान चाहिए और बराबरी के हक चाहिए। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाइए कि आप नारायणगढ़ से भी आप हमारी आवाज़ उठाए ताकि जन जन के ऐसे आवाज़ पहुँचे, जनता भी समझे कि भेदभाव कहाँ पर हो रहा है। ये बच्चे तो सारी जनता के हैं, इस प्रदेश के बच्चे हैं। किस चीज़ का पैसेंजर यात्री टैक्स किस चीज़ का ये बताइए? 20 रुपये सीट वो भी, और पिछली सरकार ने इसको माफ़ कर दिया था, पिछली सरकार ने इसको 0 कर दिया था। और आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ शिक्षा को जो है और बढ़ावा दे रहे हैं, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको यात्री बनाकर उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब एक बात और भी है जो हमने प्रेस नोट पे आपको और भी समस्या बताया कि हमारी बसों की लाइफ बहुत जगह पर 10 साल की है, बहुत जगह पे 15 साल की है। NCR में 10 साल और बाकियों में 15 साल। अब 1 साल से बसें चल नहीं रही, तो हमारी आपके माध्यम से ये भी बात है कि ये वाला पीरियड इसको 0 पीरियड मानते हुए उन बसों की लाइफ 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाए। अब एक बस 15 साल की है, इस पीरियड में हो जाती है, वो चली नहीं, 1 साल खड़ी रही, और तुरंत स्कूल वैसे ही आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, फीस आ नहीं रही, और नेक्स्ट ईयर उसको बस भी नहीं देनी पड़ी, पुराने के इंश्योरेंस भी देने पड़े, तो स्कूल चरमरा के टूट जाएंगे। और जिस प्रदेश के और देश की शिक्षा का ढांचा बैठ जाता है वो प्रदेश और देश तरक्की नहीं कर सकता, बिना शिक्षा के कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत विद्वानों ने कहा है कि एजुकेशन वो वेपन है जो दुनिया को बदल सकता है। तो क्या हमारे मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री नहीं चाहते कि हरियाणा बदले, हरियाणा के बच्चे बदले, हरियाणा के बच्चे शिक्षित हों, हरियाणा में शिक्षा के मंदिर सुरक्षित हों? क्या वो नहीं चाहते? अगर वो चाहते हैं तो ये इन जितनी भी जेन्युइन मांग है एक मीटिंग करें। हमें कोई भी नॉन जेन्युइन मांग हमेशा अपने मुख्यमंत्री को कहते थे कि हमारी जो सही मांगे हैं उनको मांगे। आप भी मानेंगे अगर बस खड़ी रही है और 10 साल की उसकी लाइफ थी या 9 साल में अगर वो चली गई तो 1 साल के बाद क्या वो कंडम होगी? कहाँ से नई बस लेके आएगा स्कूल वाला?
फीस उसके पास आ नहीं रही, 15 लाख की बस कहाँ से खरीदेगा? तो 1 साल का उसका पीरियड बढ़ाकर उसको एक्सटेंड करना चाहिए। तो ऐसे ही जो बसों के जो लोन हैं, स्कूलों के लोन हैं, उनमें सितंबर तक केंद्र सरकार ने पहले छूट दे रखी। अब सितंबर के बाद बैंकों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि आपके जो लोन है उनकी किस्तें जमा करें। तो स्कूल अभी चले नहीं है, अगर चलेंगे भी तो पूरी अवस्था से नहीं चलेंगे। ये आप सारे जानते हैं कि 100% वैसे नहीं चलेंगे। और 7-8 महीने में जो स्कूलों का डैमेज हो चुका है, पिछले साल की जो फीस आई है तो स्कूल आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूटे हुए हैं। वो इस समय किस्तें देने के उसमें नहीं है। हम उनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे से किस्त ना लें, हम कह रहे हैं कि ये किस्तें आप मार्च तक पेंडिंग करते हैं। जब हमारे स्कूल चलने शुरू हो जाएंगे उसके 1 महीने के बाद, जब स्कूल चलना शुरू हो जाए 1 महीने के बाद आपका एक पाई हमें चुका देंगे। हमें कोई आपसे माफ़ी नहीं चाहिए। लेकिन इस समय जब आप देख रहे हैं बसेस के पैसे को पेरेंट्स दे नहीं रहा और हम उनसे मांग भी नहीं रहे क्योंकि उनके बच्चे नहीं आ रहे, तो उस बस की किस्त कहाँ से पे की जाएगी? आप ये बताओ। एक डीजल का सिर्फ 20% खर्चा बच रहा है, बाकी उसका इंश्योरेंस देना है, उसकी बैंक की किस्त देनी है, रोड टैक्स अभी जो पैसेंजर टैक्स इन्होंने 4 महीने का माफ़ किया है, लेकिन 4 महीने से तो वापस बनने वाला है। सिस्टम में तो अपडेट करेंगे, अब सिस्टम में तो शायद अपडेट कर देंगे, पर हमने इन्होंने घोषणा की है 4 महीने की। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब तक बस सड़क पे चलती नहीं और अभिभावकों से बसेस का हमें पैसा मिलना शुरू नहीं होता, तब तक जो है पैसेंजर टैक्स में तो हमने ख़त्म की मांग की है। तब तक कोई भी टैक्स सरकार और कोई किसी भी प्रकार की किस्त जो है वो पेंडिंग करती जाए। हम माफ़ी नहीं चाहते, उसके बाद हम देखेंगे उसको पेंडिंग किया। अगर आज सर बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी देंगे? क्योंकि जो पैसेंजर टैक्स है वो 20 रुपया प्रति महीना एक सीट के है, 20 रुपये प्रति महीना। अब जो अभी भी आप चेक कर लीजिएगा आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसेज में बच्चों को लेके आ रहे हैं वो 300, 400, 500 रुपये चार्ज करते हैं। बहुत ही लिमिटेड स्कूल होंगे जो 1000, 1200, 1500 रुपये चार्ज करते हैं। 1500 रुपये से कम अगर चार्ज किया जाए तो बसेस का जो है वो निकलता ही नहीं है खर्चा, कम से कम। तो वो ऑलरेडी घाटे पे चला रहे हैं और अगर गवर्नमेंट भी उन पर टैक्स लगा देती है तो उन पर घाटा और बढ़ता है। आप किसी बस की वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा कि आपको, आप स्कूलों को पता कर लीजिएगा, यहाँ बैठे स्कूलों से पता कर लीजिएगा, 50% जो है 500-600 रुपये इससे ऊपर पैसा नहीं ले रहे होंगे।